वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आज आपको पढ़ना है भारत के प्रमुख पठार या फिर इंडियन प्लेट्यूज पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने कई चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। जिन्होंने भी ये क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट करेंगे मिल जाएगी। जो भी बच्चे न्यू हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। ये जीएस सेक्शन आप अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में रात को 9 बजे यूपीपीएससी आरओ का जो री एग्ज़ाम होना है और जो यूपीपीएससी का 2024 का एग्ज़ाम होना है, दोनों को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। वो भी सब्जेक्ट वाइज है और ये भी आप सब्जेक्ट एक एक करके यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्लेट्यूज पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मैप देखना है, क्योंकि इंडिया में जो पठार हैं इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड, मध्य की उच्च भूमि, और दूसरा है दक्कन प्लेट्यू। तो मतलब ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं। यही आगे छोटा नागपुर पठार है, और प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसी का भाग है शिलोंग का पठार। ठीक है, ये मालदा गैप के जरिए से अलग हुआ है। भारत का जो ये भाग है ये कहाँ पहुँच जाता है? फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से पठार आएंगे? सबसे पहले मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, ये सेंट्रल हाईलैंड में है। दक्कन प्लेटू आप देखिए। इसके बाद देखिए दक्कन का पठार, तो दक्कन के पठार में दक्कन प्लेट्यू आपको दिख रहा है, इसी का भाग है। आगे कर्नाटक का पठार इसे जानते हैं, तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य का पठार। तो ये सारे पठार आपको एक एक करके समझने हैं, और इसमें भी आपको याद रखना है अलग अलग क्षेत्र पे इनके क्या नाम हैं। तो ये प्रिपेयर कीजिए, ये मैप में एक बार देख लीजिए। अगर आपका अपना मैप है तो उसमें भी एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं एक मैप, जिससे ईजिली आप समझते रहेंगे। चलिए अब इनके बारे में एक एक फैक्ट समझिए। दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है, और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के भूभाग आते हैं। तो दक्कन के पठार में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ये सारे राज्य आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आते हैं। गोदावरी नदी जो दक्कन का पठार, इसको 2 भाग में विभाजित करती है। अब ये दक्कन के पठार को 2 अलग अलग भागों में जो विभाजित किया गया, इनका नाम देखिए। तो पहला है तेलंगाना का पठार, दूसरा है कर्नाटक का पठार, और इनको अलग करने का कार्य कर रही है गोदावरी नदी। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है, और इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, नर्मदा के दक्षिण में है ये दक्कन का पठार त्रिभुजाकार। नर्मदा के दक्षिण में ही है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज दिख रही है ना, तो इसके दक्षिण में है, और इसी के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर दक्कन का पठार स्थित है। जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। मैंने जब आपको कल क्लास कराई थी, कल या परसों वाली क्लास में जब मैंने दक्षिण की पहाड़ियाँ कराई थी, तो मैंने आपको बताया था सतपुड़ा रेंज जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको महादेव, मैकाल, कैमूर भी प्रदर्शित किया था। तो ये आगे श्रृंखलाएँ अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। चलिए आगे के फैक्ट को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की जो उत्पत्ति है ये लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, और कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का भाग था। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस युग की बात की जाए तो इसके दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुआ। अब ये ज्वालामुखी उद्गार होने से पूरे ये दक्कन प्लेट्यू पे फैल गया, और इसी की वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है ये कब हुआ? तो ये हुआ 146 मिलियन वर्ष पूर्व। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं।
अब इस पठार के बारे में जैसा मैंने आपको मैप में बताया था उसी प्रकार समझिए कि इस पठार को दो भाग में विभाजित किया गया है, मध्य की उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो सेंट्रल हाईलैंड है या मध्य की जो उच्च भूमि है ये नर्मदा नदी के उत्तर में है, ठीक है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में हम लोगों ने दक्कन प्लेट्यू पढ़ा। तो इसके उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों में मध्य उच्च भूमि के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। ये जो मालवा का पठार है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, लेकिन पूर्व में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये संकीर्ण होती जाती है, पतली होती जाती है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या बोलते हैं? स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड इन नामों से जाना जाता है। इसके बाद आप देखिए दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है और ये पठार मुख्यतः झारखंड में है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में विस्तृत है। तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि छोटा नागपुर पठार ये कितने राज्यों में फैला हुआ है तो इसका क्षेत्र याद रखिए कि झारखंड छत्तीसगढ़ में है और पश्चिम बंगाल में भी है। इनके क्षेत्र भी देख लीजिए कहाँ तक विस्तार है। दक्कन ट्रैप में आप देखेंगे काली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है। इसे कॉटन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, रेगुर भी बोलते हैं इस काली मिट्टी को। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हैं और ये बहुत अधिक खंडित हैं, अपर्दित हो गई हैं पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है और इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है और मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। दंडकारण्य क्षेत्र देखिए, ये उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिले में है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में है, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में फैला हुआ है। खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की हैं। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान सबसे नवीनतम है। भांडेर पाथर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। भांडेर पठार विंध्य रेंज का ही एक तरह से हिस्सा है। अभी तक हमने 2 तरह से विभाजन किया गया था पठार का, उनको पढ़ा। अब पठारों का वर्गीकरण देखेंगे उनके उत्पत्ति के आधार पर। तो अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न एक पठार है, दूसरा बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार और तीसरा हमें पढ़ना है जलवायु के आधार पर जो पठारों का वर्गीकरण किया गया है। तो अंतर्जात बल क्या होते हैं? जो अंदर लगते हैं, जैसे कि ये है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर भी आप देखेंगे एक दबाव, एक प्रेशर कार्य करता है, ठीक है। उसकी वजह से निर्माण होता है अंतर्जात जो बल लगते हैं उनके कारण पठार बनते हैं, जैसे अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार, तटीय पठार, गुंबदाकार पठार और महाद्वीपीय पठार, ठीक है। बहिर्जात बलों से जैसे कि जलीय पठार हो गए, वायव्य पठार, हिमानी पठार, उष्यंत पठार। देखिए जब अंतर्जात बल लगते हैं, कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी आया तो उसके उद्गार होने से, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत में आपने पढ़ा है ना कि बेसाल्ट ऊपर जम गया, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, तो एक तरह अंतर्जात बलों के कारण बना हुआ पठार है। बहिर्जात मतलब बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं उनकी वजह से। अब इसमें जल द्वारा निर्मित किया गया हो, वायु द्वारा निर्मित किया गया, हिमानी भी देखिए बनाती है पठार, और उष्यंत पठार हो गए। जलवायु के आधार पर आप देखेंगे तो जलवायु के आधार पर हो जाएंगे शुष्क पठार, आर्द्र पठार और हिम पठार। शुष्क मतलब ड्राई वाले, आर्द्र मतलब ह्यूमिड और हिम जो कि आइस से निर्मित किए जाते हैं। तो इन तरह से वर्गीकरण किया गया है, इन वर्गीकरण को याद रखिए। अब इसी तरह के जो आधार पर जो वर्गीकरण है ये पढ़ने के बाद अब जो जो पठार है भारत में उनको एक बार क्लियर करेंगे। भारत के प्रमुख पठारों में सबसे पहला है छोटा नागपुर का पठार, सेकंड है रांची का पठार, थर्ड है हजारीबाग का पठार, फोर्थ है कोडरमा का पठार, फिफ्थ है मेघालय या शिलांग का पठार, सिक्स्थ है दक्कन का पठार, सेवन्थ है तेलंगाना का पठार, एट्थ है बघेलखंड का पठार और नाइन्थ है बुंदेलखंड और 10th है मालवा का पठार। एक एक करके सारे पढ़िए। तो जो बुंदेलखंड का पठार है, इस पठार का जो विस्तार है ये ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिलों में है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कौन कौन से? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा में है। जबकि मध्य प्रदेश में एक और जिला बढ़ जाएगा, 8 जिले हैं। कौन कौन से? इसमें देखिए आएगा दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह,
सागर और विदिशा ये जिले आते हैं जो कि बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के हैं। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक जो चंबल नदी है इसके द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा बीहड़ देखा है, वो यमुना की जो सहायक नदी है चंबल के द्वारा निर्मित किए गए हैं। फिर आता है छोटा नागपुर का पठार। इसका जो विस्तार है मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार में है, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया जिला, उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी इसी में आता है। इसके साथ साथ छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भी इसी में आते हैं। तो छोटा नागपुर पठार देखा, अब दंडकारण्य का पठार देखिए। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है और भारत के मध्यवर्ती भाग में भी यह स्थित है। अब दक्षिण के पठार के बारे में कुछ और सामान्य जानकारी दी गई है, उसको भी देख लीजिए कि दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है और एक सतत श्रृंखला है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा भी है। पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर की औसत ऊंचाई है, लेकिन इसकी तुलना में आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है ये 900 से 1600 मीटर तक है। तो आप ऊंचाई में भी डिफरेंस देख रहे हैं, पश्चिमी घाट की ज़्यादा है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं इन्होंने इसको काट दिया है। पश्चिमी घाट वाले रीजन में पर्वतीय वर्षा भी होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है और पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर आप देखेंगे तो ये बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुडी हो गई, इसकी हाइट देखिए कितनी 2695 मीटर, तो ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा ये दूसरी हाईएस्ट पीक है जो कि 2633 मीटर की है। जबकि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी और इसकी जो देखेंगे ऊंचाई कितनी है 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय और जवादी की पहाड़ियां भी स्थित हैं। यह जो प्रायद्वीपी पठार है इसकी एक विशेषता यह है कि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और इसी को ही दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ज्वालामुखी से हुई। इसकी शैल कैसी हैं, आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का जो समय है ये समय के साथ अपर्दन हुआ, इस तरह से इसका निर्माण हुआ और इनके निर्माण की वजह से जो अपर्दन और ये सब हुआ अपक्षय, इनकी वजह से काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपी पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर हैं। तो आप देखेंगे जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये प्रायद्वीपी भारत है। तो इसका उत्तर पश्चिम कैसे हो गया, तो ये है उत्तर और ये है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम अर्थात यहाँ पे फैली हुई है। लोकेशन निकालना सीखिए आप लोग, ठीक है। मैप में अगर आपको लोकेशन पता है तो आसानी से आप समझ जाएंगे कहाँ की बात हो रही है। तो उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट में है। ये बहुत अधिक अपर्दित हैं, खंडित पहाड़ियाँ हैं। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई हैं और यहाँ दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। दक्कन के जो पठार हैं ये क्यों लाभकारी हैं ये भी देख लीजिए। तो दक्कन पठारी प्रदेशों में गन्ने की खेती भारत के उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक लाभकारी है। इसके निम्नलिखित कारण है। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था इस वाले टॉपिक से, तो ये समझिए जो उत्तरी वाला भाग है यहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा क्षेत्रफल पे की जाती है। खासकर उत्तर प्रदेश वाला रीजन आपने देखा, तराई वाला रीजन, यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो इतनी नहीं है जितने दक्षिण वाले भाग में है। तो दक्कन पठारी प्रदेशों में जो गन्ने की खेती है ये उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक लाभकारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गन्ने के लिए आदर्श उष्ण जलवायु चाहिए होती है, उष्ण आर्द्र, वो यहाँ पर है और उत्तर प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ उच्च उत्पादकता है। यहाँ उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा होती है ये भी अधिक होती है। तो दक्षिण भारत के आप गन्ने से कंपेयर करेंगे जो यहाँ पर उत्तरी प्रदेशों वाले क्षेत्र में होती है तो यहाँ के गन्ने में उनमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर हाई यील्ड होती है, हाई प्रोडक्टिविटी है साउथ में। उसके अलावा जो उनकी जो जलवायु है वो बिल्कुल परफेक्ट है। महाराष्ट्र वाले रीजन में ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर कपास भी उगाई जाती है और यहाँ का जो गन्ना होता है उसमें रस या फिर आप देखेंगे जो बताया जा रहा है कि सुक्रोज की मात्रा वो अधिक होती है। यही डिफरेंस है। तो ये सारे रीज़न भी आप स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। आपको एक एक फैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, समझना पड़ेगा। तो ये आज हम लोगों ने दक्कन के पठार और जितने भी प्रायद्वीपी पठार हैं या भारत में जितने पठार हैं वे एक साथ मैंने आपके लिए कवर कर दिया है।
तो एक एक टॉपिक मेरे साथ करते जाइए, फिर इन टॉपिक्स के जो भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे एक साथ में सारे प्रश्नों को करवा दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव भी है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों से मुझे ये कंफर्म करना था, किसी बच्चे का कमेंट था कि मैम आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, कि आप लोग को अभी भी आवाज़ स्लो आ रही है? अगर आ रही है तो फिर मैं और ठीक करूं और उसको और बेहतर बनाऊं क्लास को। तो ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करते रहिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट चैनल साबित होगा। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने काफ़ी टॉपिक को कवर कर पाएंगे। धन्यवाद।